बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हम जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे लेक्चर्स दे रहे थे उस पे आज हमारी सेंचुरी हो जाएगी। हम पहुंच आए हैं सेक्शन 100 पे। तो ये है चैप्टर 6 का पार्ट 2, जिसमें ऑयल, नेचुरल गैस एंड अदर मिनरल एंड डिपॉजिट्स के रिलेटेड टैक्सेशन होता है। गो के इसका एक पूरा शेड्यूल है, उस शेड्यूल में सारी सिचुएशन इसमें बताई गई है, लेकिन ला क्या कहता है हम उसको पढ़ते हैं। सेक्शन है 100, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर मिनरल्स एंड डिपॉजिट्स सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम। तो जो इससे प्रॉफिट एंड गेन आएगा उसको किस तरह से टैक्सेशन करना है। जो हमारे प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस हो रही है, एक्सट्रैक्शन हो रही है, मिनरल एंड डिपॉजिट्स की बात हो रही है, तो उसके लिए ये क्लास ए में बताया गया है। द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इंक्लूडिंग द नेचुरल गैस एंड फार्म ऑफ रिफाइंस सेट अप टू द डोडक एंड बॉबी फील्ड। एक तो इसकी बात हो रही है डोडक और बॉबी फील्ड पे जो काम हो रहा है। दूसरा दी पाइपलाइन ऑपरेशन ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज, और जो पाइपलाइन इसका ऑपरेशंस हैं एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के वो। और क्लास सी कहती है दी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के ऑयल की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसकी सेल्स हो रही है, और कंप्रेस्ड गैस जो है उसके बारे में। तो वो क्या है, एंड the tax payable thereon shall be computed in accordance with the rules in part 1 of the 5th schedule। तो ये इसकी डिटेल जो है वो हम 5th शेड्यूल में पढ़ेंगे कि इन पे किस तरह से टैक्सेशन होनी है और लगानी है। लेकिन इसके लिए सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई द प्रॉफिट एंड गेन एट्रीब्यूट द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इंक्लूडिंग द नेचुरल गैस डिस्कवर्ड बिफोर 24th डे ऑफ सितंबर 1954। यानी कि जो हम पढ़ेंगे उसमें 5th शेड्यूल में वो अप्लाई नहीं होगा उस नेचुरल गैस पे जो कि 24 सितंबर 1954 से पहले की डिस्कवर हुई है, और उस पे पहले से जो उस पर निकाली जा रही है उस पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए एक प्रोवाइजो भी दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट फॉर द टैक्स ईयर 2017 एंड ओनवर्ड प्रोविजन फॉर दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन द प्रॉफिट एंड गेन ड्राइव फ्रॉम सुई गैस फील्ड। तो 2017 के बाद जो है ये जो है सबसेक्शन अप्लाई नहीं होगा सुई गैस के बाद, यानी कि उसमें फिर इस पे भी अप्लाई होगा। तो अगर हम सबसेक्शन 3 की बात करें, द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस विच consist of or included the exploration and extraction of such mineral deposits of a wasting natural not being the petroleum or natural gas। यानी कि वो वेस्टिंग नेचर को जो कि पेट्रोलियम और गैस नहीं है और दूसरे मिनरल्स निकाल रहे हैं, एज मे बी स्पेसिफाइड in this behalf by the board with the approval of the minister in charge carrying on by a person in Pakistan shall be computed in accordance with the rules in part 2 of the 5th schedule। कि अगर तो पेट्रोलियम और गैस की हम बात कर रहे हैं वो तो हमने कहा कि पार्ट 1 ऑफ 5th शेड्यूल में उसको जैसे डील किया जाता है वैसे होगा। लेकिन अगर ऐसे नेचुरल्स जो हैं, ऐसे मिनरल जो हैं जो नेचर को डिस्ट्रॉय करने के बाद निकाले जा रहे हैं जिसमें पेट्रोलियम और गैस नहीं है, तो उसको पार्ट 2 ऑफ द 5th शेड्यूल में डील करेंगे। सेक्शन 100A है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू बैंकिंग बिजनेस। तो बैंकिंग जो बिजनेस है इसके लिए भी 7th शेड्यूल में और रूल्स बनाए गए हैं कि बैंकिंग बिजनेस से हमने किस तरह से टैक्स लेना है। तो वो सारा डिटेल उसकी 7th शेड्यूल में है। लेकिन लॉ क्या कहता है हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड क्लास 7 ऑफ सेक्शन 2 द टैक्स पेएबल देयर ऑन शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स इन द 7th शेड्यूल। को जो भी बैंकिंग कंपनी का प्रॉफिट है उस पर जब हम टैक्स जो है वो कलेक्ट करेंगे एज पर 7th शेड्यूल और रूल्स में जो बताया गया है।
सब सेक्शन 2 है, सेक्शन शेल वन सेक्शन अप्लाई टू द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बैंकिंग कंपनी रेलेवेंट टू टैक्स ईयर 2009 एंड ऑनवर्ड। ये 2009 एंड ऑनवर्ड जो है ये अप्लाई होगा इस पे। सब सेक्शन 3 है, नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 इनकम प्रॉफिट एंड गेन एंड द टैक्सेबल देयर ऑन शैल बी कंप्यूटेड सब्जेक्ट टू लिमिटेशन एंड प्रोविजन कंटेन इन चैप्टर 7 एंड 8 में जो लिमिटेशंस दी गई हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए इसका प्रॉफिट एंड लॉस हमने करना है। सेक्शन 100B है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कैपिटल गेन, कि अगर कैपिटल गेन आ रहा है हमें सिक्योरिटीज़ पे तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं, उन पे टैक्स किस तरह से कलेक्ट करना है। तो ये हमें ला कहता है दी कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज़, यानी कि ऐसी जो लिस्टेड कंपनी में सिक्योरिटीज़ हैं उनकी डिस्पोजल पे एंड टैक्स देयर ऑन इंक्लूडिंग द सुपर टैक्स अंडर सेक्शन 44C भी जो है वो भी एंड सब्जेक्ट टू सेक्शन 37A शैल बी कंप्यूटेड डिटर्मन कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल लेड डाउन इन 8th शेड्यूल। तो इसके लिए जो सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड जो है वो 8th शेड्यूल में डिटेल दी गई है। तो वो जब हम 8th शेड्यूल पढ़ेंगे उसको तफसीलन इसमें सिक्योरिटी के गेन को पढ़ेंगे। सब सेक्शन 2 है, प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नेमली। तो ये जो फॉलोइंग पर्सनस हैं इन पे ये अप्लाई नहीं होगा, वो जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ बेचेंगे उन पे होगा। आई थिंक वो सिर्फ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, एओपी हो सकती है, तो ये उसमें ये शामिल नहीं होगा, यानी म्यूचुअल फंड उसमें शामिल नहीं होगा, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर 4th शेड्यूल ये भी शामिल नहीं होगा, मुदारबा भी नहीं होगा, ए कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ ओनली वो भी नहीं शामिल होगी, एंड एनी अदर पर्सन आर अ क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाई द बोर्ड, या कोई बोर्ड किसी और को नोटिफाई कर दे कि ये इसमें शामिल नहीं होगा, वो नहीं होंगे, क्योंकि बेसिकली ये तो खुद अपनी सिक्योरिटीज़ देते हैं तो वो शामिल रह गए बाकी इंडिविजुअल और एओपीज़। तो इसी तरह 100BA है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द पर्सन नॉट अपीयरिंग इन टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। तो जैसे कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपको पता है जिसको हम फाइलर और नॉन फाइलर से भी बाइफरकेट करते हैं, और वो नॉन एक्टिव कौन होता है, जो कि फ़ाइल नहीं जिसने रिटर्न की, या फिर अगर फ़ाइल की तो उसने अपनी ड्यू डेट पे नहीं की, तो उनके लिए आपको पता है कि टैक्सेस के रेट जो हैं डिफरेंट हैं। तो इस पे मेरा लेक्चर भी एक है, फाइलर वर्सेस नॉन फाइलर, जिसमें आपको पता है कि अगर कोई बंदा एक्टिव नहीं होता तो उससे डबल टैक्स लिए जाते हैं और बाज़ों का 3 टाइम टैक्स लिए जाते हैं। तो बोर्ड जिस तरह से डिस्क्राइब करेगा वो टैक्सेशन, उसी तरह से उनसे वो टैक्स लिए जाएंगे। तो लॉ क्या कहता है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। सब सेक्शन 1 है द कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ एडवांस इनकम टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेएबल देयर ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन नॉट अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, कि यानी कि जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं अपीयर हो रहा तो उसका हमने जो विद हेल्ड करना है, उससे पेएबल कलेक्शन करना है या डिडक्शन करनी है, या फिर एक तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, दूसरी जो अब आ गया है कि उसने ऑन टाइम नहीं रिटर्न फाइल की और वो विद इन ड्यू डेट नहीं है, आर अ पर्सन अपीयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट हु हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 118 में जो स्पेसिफाई की गई है, आर बाय द ड्यू डेट एट एक्सटेंडेड अंडर सेक्शन 119 आर 214A के तहत, अगर के जो ड्यू डेट के बाद रिटर्न, यानी कि एक तो ड्यू डेट होती है उसके बाद एक्सटेंड हो जाती है, वो भी नहीं, और उसके बाद अगर कोई रिटर्न फाइल करता है तो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होगा, लेट फाइलर होगा, शैल बी डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स इन द 10th शेड्यूल। तो इसके रिलेटेड 10th शेड्यूल में वो बताया गया है, जैसे कि आपको पता है कि अगर बैंक से एक्टिव पैसे निकलवाता है तो उसका कोई टैक्स नहीं कटेगा, इनएक्टिव निकलवाता है तो कटेगा, प्रॉपर्टी एक्टिव बेचता है टैक्स पेयर तो उसका 3% टैक्स लगेगा, नॉन एक्टिव लेकर रिटर्न जिसने फाइल की है, लेट फाइलर है, उसको 5% लगेगा, और अगर नॉन फाइलर है तो एक्टिव नहीं है तो उसको 10.5% टैक्स लगेगा। इसी तरह गाड़ियों की ख़रीदारी पे और सब पे उस पर कर दिया गया है। ये अगर आप मेरा लेक्चर वो फाइलर और नॉन फाइलर का वर्सेस सुन लें तो उम्मीद है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें इसके रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल शैल हैव अफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस ऑर्डिनेंस, के और कोई इस ऑर्डिनेंस में चीज़ है तो उसको वो अफेक्ट नहीं करेगी। आगे बड़ा इम्पोर्टेंट आ गया है एक लेक्चर, ये
जो लोग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। जो उस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर उनका ऑडिट कर रहे हैं, जो कंसल्टेंट उसकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको चला रहे हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर आज का बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्रेडिट मिल सकेगा, कौन सा क्रेडिट नहीं ले सकेंगे, क्या लिमिटेशंस हैं क्रेडिट की, वो सारी इस लेक्चर में आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से सुनेंगे। तो इसमें 100C है टैक्स क्रेडिट फॉर ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कि टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। उसमें सब सेक्शन 1 है द पर्सन मैंशनड इन सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 में वो पर्सन मैंशन कर दिए गए हैं। शेल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट इक्वल टू द 100%, उनको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा ऑफ द टैक्स पेएबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इंक्लूडिंग द मिनिमम एंड फाइनल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम मैंशनड इन सब सेक्शन 3। तो इसमें इनकम भी मेंशन कर दी गई है, अभी मैं पढ़ूंगा सब सेक्शन 3 में, सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड लिमिटेशन लेड डाउन इन सब सेक्शन 4। लेकिन उस पे जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ कंडीशन हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो सब सेक्शन 4 में दी गई हैं, तो वो आपने मद्देनज़र रखते हुए करनी है। अब सब सेक्शन 2 क्या है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू द फॉलोइंग पर्सन, नेमली ये लोग जो हैं इन पे सिर्फ ये अप्लाई होगा। नंबर 1 कौन सा है, पर्सन स्पेसिफाइड इन टेबल 2 ऑफ क्लास 66 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। सेकंड शेड्यूल में एक टेबल 2 दिया गया है जिसकी क्लास 66 है, उसमें ये सारे पर्सन मेंशन हैं। एक तो उन पे ये लागू होगा। दूसरा ये है कि जो ट्रस्ट है एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर द स्कीम अप्रूव्ड इन द फेडरल गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस, यानी कि जो ट्रस्ट है एडमिनिस्ट्रेटर हो रहा है पाकिस्तान में एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस, उसका क्या है, कैरिंग आउट सच एक्टिविटी एज आर अ वेलफेयर ऑफ द एक्स एम्प्लॉइज एंड सर्विंग पर्सनल्स फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आर्म्ड फोर्सेज इंक्लूडिंग सिविलियन एम्प्लॉइज एंड आर्म फोर्सेज एंड देयर डिपेंडेंट वेयर said trust is administered by committee nominated by the federal government or the provincial government, कि वो ट्रस्ट जो है वो एक्स एम्प्लॉइज जो हैं आर्मी के, फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, और उनको फ़ायदे के लिए कोई काम कर रहा है, उनकी वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, और वो एडमिनिस्टर हो रहा है बाई फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एक तो उनको वो होगी। दूसरा, कोई भी ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड होगा वो इसमें शामिल होगा। ए वेलफेयर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद द प्रोविजन ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अगर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में कोई रजिस्टर्ड है तो वो भी शामिल है। एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जो NGO होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है, रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 में अगर कोई रजिस्टर्ड है तो वो भी इसमें शामिल होगी। ए वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविंशियल और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लॉ के तहत रजिस्टर्ड है तो वो भी शामिल होगी। ए वक़फ़ रजिस्टर्ड अंडर द मुसलमान वक़फ़ वैलिडेशन एक्ट 1913 का जो एक्ट है मुसलमान वक़फ़ वैलिडेशन एक्ट, उसके तहत अगर कोई औकाफ़ रजिस्टर्ड है तो उसको भी जो है इसमें शामिल होगा। आर यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग सोली फॉर एजुकेशन पर्पसेस एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, और कोई अगर इंस्टीट्यूट या एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो चलाया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सिर्फ जो इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है उसका मकसद प्रॉफिट गेन नहीं है, तो वो भी इसमें शामिल है। रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो हो रहा है, जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए चलाया जा रहा है, उसको भी ये 100% क्रेडिट जो है वो अलाउड है। और वो जो लॉ होता है पाकिस्तान का या सूबे के लॉ के तहत रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। इसी तरह इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन INGOs जो हैं, एक तो NGOs है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक INGOs इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं,
वो भी अप्रूव्ड बाय द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट हों, वो भी उसको भी 100% क्रेडिट होगा। द फॉलोइंग इनकम इज़, अब सब सेक्शन 3 है, द फॉलोइंग इनकम इज़ एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट। जो हमने कहा था सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि कौन कौन सी इनकम्स जो होंगी एलिजिबल होंगी टैक्स क्रेडिट के लिए। तो इनकम फ्रॉम डोनेशन, वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन एंड द सब्सक्रिप्शन, कि उसकी कोई डोनेशन आ रही है, सब्सक्रिप्शन आ रही है या वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन आ रही है, वो शामिल होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो शामिल होगी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में है तो वो शामिल होगी। प्रॉफिट ऑन डेट फ्रॉम द शेड्यूल बैंक एंड माइक्रो फाइनेंस बैंक से अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है वो इसमें शामिल है। ग्रांट रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट अगर कोई होगी तो वो भी इसमें शामिल होगी। फॉर मच ऑफ द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एज एक्सपेक्टेड इन पाकिस्तान फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट वेलफेयर एक्टिविटी, तो जो इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिंग आउट वेलफेयर ऑफ द एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होगी वो भी इसमें शामिल होगी। तो इसकी प्रोवाइजो क्या है जी, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस only so much and such shall be eligible for tax credit under this section that bears the same proportion as the said amount of the business income bears the aggregate of income for the all sources, कि जो इनकम सिर्फ इसके लिए यूज़ हो रही होगी फॉर वेलफेयर के लिए वो उसी को हद तक उसको क्रेडिट दिया जाएगा। एनी इनकम ऑफ द पर्सन मेंशन इन क्लास ए बी एंड एच ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन जो है वो भी इसमें शामिल होगी। अब एलिजिबल कौन होगा, जो हमने कहा था सब सेक्शन 4 में एलिजिबल जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। एलिजिबल फॉर द टैक्स क्रेडिट जो होंगे शैल बी द सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, तो वो कौन होंगे। नंबर 1 तो होगा रिटर्न हैज़ बिन फाइल, जिसने रिटर्न फाइल की है वो उसमें शामिल होगा। टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड कलेक्टेड एंड हैज़ बिन डिडक्टेड एंड कलेक्टेड एंड पेड, और उसने जो टैक्स डिडक्ट करना है कलेक्ट करना है वो डिडक्ट कलेक्ट करके पे करे, जैसे कि एम्प्लॉइज़ की सैलरीज पे अगर डिडक्ट कर रहा है, परचेजेस कर रहा है उस पर डिडक्ट कर रहा है तो वो सारा उसने किया हो। और विद होल्डिंग स्टेटमेंट फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर हैज़ बिन फाइल्ड, और विद होल्डिंग टैक्स वो रिटर्न भी फाइल करे। और द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल रिसीट्स, तो उसकी जो टोटल रिसीट्स है उससे एडमिनिस्ट्रेटिव और जो उसके मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर है वो 15% से ज़्यादा ना हो। ये अक्सर ऑडिट में करते हुए ऑफिसर ये देख रहे होते हैं कि वो बाज़-औक़ात तो लोग होते हैं अपने यूज़ के लिए ट्रस्ट की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियाँ कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस सारे घर के भी उसमें शामिल कर लेते हैं। तो वो ये आपने मद्देनज़र रखना है कि 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और करने वालों को भी ये मद्देनज़र रखना है कि 15% से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होने चाहिए। प्रोवाइडेड दैट क्लास डी शैल नॉट अप्लाई इन द नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किस पे नहीं होगी। एक चैरिटेबल एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैव बिन कमेंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विद इन द लास्ट 3 ईयर, कि उसने पहली दफ़ा अगर किसी ने किया है तो उस पर वो शामिल नहीं होगा। टोटल रिसीट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर आर लेस दैन 100 मिलियन, अगर टोटल जो है 100 मिलियन से कम है 1 करोड़ से, तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगी 10 करोड़ से। और अगर अप्रूव्ड कमिश्नर हैज़ बिन ऑब्टेन एज पर रिक्वायरमेंट क्लास 36 ऑफ सेक्शन 2 के अगर कमिश्नर से अप्रूवल ली गई है तो फिर भी नहीं इसमें शामिल होगी। तो इसकी प्रोवाइजो एक दी गई है, प्रोवाइडेड दैट द कंडीशन अप्रूव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन टेबल 2 ऑफ क्लास 66 पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल to the ordinance shall take effect from 1st day of July 2023 and the requirement of clause 36 at section shall not be applicable for the earlier year। तो ये 2023 से ऑनवर्ड अप्लाई होगी, उसके बाद ये इसका अफेक्ट नहीं होगा। अब इसका क्लास एफ क्या है, नॉन ऑफ द एसेट्स ऑफ द ट्रस्ट आर वेलफेयर इंस्टीट्यूशन confirms may be confirmed or private benefit of the donor's family, children and other trust are his descendant or maker of the institution of any other person। तो यो बात मैं अभी कर रहा था कि उसके जो एसेट्स हैं वो ना तो उसकी फैमिली के लिए यूज़ हो रहे हो, ना डिपेंडेंट्स के लिए यूज़ हो रहे हो, ना पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, वो सिर्फ ट्रस्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं। इसकी प्रोवाइजो भी दिया गया, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच प्राइवेट बेनिफिट इज़ कन्फर्म्ड द अमाउंट ऑफ सच बेनिफिट शैल बी
एडेड टू द इनकम ऑफ द डोनर, तो उसके अगर तो पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है तो वो इनकम ऑफ डोनर में शामिल हो जाएगा। ए स्टेटमेंट ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द डोनेशन रिसीव्ड इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर हैज़ बीन फाइल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर, तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन की वो उसकी फाइल करनी होगी प्रेस्क्राइब फॉर्म में। सब सेक्शन 5 है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 surplus fund of the organization to which this section applies shall be taxed at the rate of 10%। तो जो surplus funds होंगे जो बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो वो जो बाकी बच जाएंगे उनको 10% से हम उससे टैक्स लिया जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 5 सरप्लस फंड मीन्स द फंड ऑफ आर मनीज, कौन से फंड हो सकते हैं, नॉन स्पेंट ऑन चैरिटेबल एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द ईयर, कि इस साल के दौरान चैरिटेबल और वेलफेयर एक्टिविटी में इस्तेमाल नहीं हुआ। नंबर 1, रिसीव ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एज ए डोनेशन वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन सब्सक्रिप्शन एंड अदर इनकम, इस साल के दौरान जो भी जो नहीं स्पेंड हुआ वो रिसीव किए गए हैं। विच आर मोर दैन 25% ऑफ द टोटल रिसीट्स ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द रिसीव, जो टैक्स में रिसीव किया गया है उससे वो 25% मोर हों, और आर नॉट पार्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, और रिस्ट्रिक्टेड फंड का वो पार्ट नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लास रिस्ट्रिक्टेड फंड मीन्स एनी फंड रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बट कुड नॉट बी स्पेंड एंड ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर, कि जो फंड ऐसे रिस्ट्रिक्टेड फंड हैं जो मीन एनी फंड रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट स्पेंड ऑन द ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू, कि वो रिसीव किए गए हों और स्पेंड ना किए गए हों, उसको एज ए रेवेन्यू ना ट्रीट किया गया हो ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू एनी ऑब्लिगेशन प्लेस्ड बाय द डोनर आर फंड रिसीव्ड इन काइंड, कि डोनर ने उसका कहा हो या किसी वजह से उसको अगर रिसीट्स में नहीं किया गया तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो अब इसमें मैंने आपको बता दिया, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली इसमें कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जिनको 100% क्रेडिट मिलेगा, कौन से जैसे इसमें हमने सारी चीज़ें की थी। पर्सन मेंशन इन सब सेक्शन 2 कौन से पर्सन होंगे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। शैल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट इक्वल टू 100% फॉर द टैक्स ईयर। और फिर उसके बाद हमने इसमें प्रोविजंस में ये भी चेक कर लिए कि टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंशन इन सब सेक्शन शू सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड लिमिटेशन ले डाउन, उसमें कंडीशन जो दी थी वो भी हमने पढ़ ली। और सब सेक्शन 3 में भी हमने पढ़ लिया कि किन किन के कौन से होगा, मतलब जिसमें पर्सन कौन होंगे, ये ट्रस्ट वगैरह सारी हमने चीज़ें पढ़ ली। और इनकम एलिजिबल फॉर क्रेडिट कौन सी होगी वो भी हमने पढ़ ली, और जो लिमिटेशन कंडीशंस थी वो भी हमने पढ़ ली। तो अब ये ट्रस्ट वाले जो काम कर रहे हैं उनको तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा ये सेक्शन और आज का लेक्चर, स्पेशली जो ट्रस्ट के अकाउंट कर रहे हैं, ट्रस्ट का ऑडिट कर रहे हैं, ट्रस्ट के रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो अब सेक्शन 100D जो है ये स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू बिल्डर्स एंड डेवलपर, अगर आपको याद हो तो एक अमनेस्टी आई थी पीटीआई के दौरे हुकूमत में, ये अमनेस्टी आई थी कि बिल्डर्स और डेवलपर्स जो हैं उनके लिए एक कि वो अपना अगर पैसा जो है वो वाइट कर सकते हैं और वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होगा, जिस पे कंस्ट्रक्शन में बहुत अरूज आया था, बड़ी बिल्डिंग शुरू हो गई थी। तो वो जो था 23 साल के लिए था, 2020 में आया और 2023 तक जो है ना न्यू प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय 2023 तक वो कंप्लीट होने थे। ठीक है, इनकम द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड 30th डे ऑफ सितंबर 2023 तक वो होने थे। अब क्योंकि हम 2025 में आ गए हैं तो उसके रिलेटेड सारी जो चीज़ें बताई गई हैं वो मोस्टली वही बताई गई हैं कि वो 2020 से पहले प्लॉट ले लिया जाएगा, ये सारा इस पर मैंने वो उस वक्त एक लेक्चर भी दिया था। तो मिनिमम अमाउंट ये अब के जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त टोटल रेलेवेंट इसलिए नहीं बनता कि अब वो इस वक्त उसकी एमनेस्टी की डेट नहीं है, वो गुजर गई। वो जिसने उस पर क्लेम करना था, जिसने वो अवेल करना था 2020 में, उसने प्लाट लेना था, वो प्लाट को 3 साल के अंदर बनाना था, 2023 तक उसको कंप्लीट करना था, वो सारी चीज़ें जो है ना आलमोस्ट वो अब हो गई हैं। अब इसको अभी हम पढ़ेंगे तो किसी के रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ज़बानी ही बता के
वो सारा आपको अंदाज़ा ही होगा कि इसके लिए ये ज़रूरी था कि आपके पास अपना प्लाट हो या प्लाट इस डेट से पहले आपके पास अवेलेबल हो मार्च 2020 से, फिर उस पर आप कंस्ट्रक्शन करें, उस पर जितना कंस्ट्रक्शन करेंगे वो आपके बैंक में पैसा हो और उस पैसे से आप अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लें, तो वो आपको नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा आपने कहाँ से लिया और कहाँ से आया। ठीक है, तो इसका क्योंकि 2023 तक की ही वो थी एमनेस्टी, उसका टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो इसको अब हम ज़बानी बता के ही मैं चलता हूँ। तो अब हम 100E पे आएंगे, लेकिन आज का लेक्चर हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।